गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत धारा, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है। इसके बारे में पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू सक्सेस नोट, एक कदम सफलता की ओर। जैसे कि फ्रेंड्स, विद्युत धारा होती क्या है, इसका मतलब क्या होता है? तो विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत आवेश का प्रवाह या फिर गति, जो क्या होती है विद्युत धारा। यह आमतौर पे बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के रूप में होती है। जैसे विद्युत धारा को किसी चालक पदार्थ के जरिए प्रभावित किया जाता है और इसकी जो तीव्रता होती है उसको हमेशा एम्पियर में मापा जाता है। क्लियर हो गया कि इसको एम्पियर में इसको मापा जाता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि के रूप में मानी जाती है। इसमें जो होते हैं ना अवशोषित कण होते हैं, उसकी प्रवाह की जो दिशा होती है उसको परिभाषित किया जाता है। समझ में आ गया? जैसे कि विद्युत धारा, सर्किट, प्रतिरोध, शक्ति व अन्य विद्युत जो घटनाएं होती है उन सबको समझने के लिए हमें विद्युत धारा को समझना बहुत ही जरूरी होता है। ऐसा ही मात्रक इसका एम्पियर होता है। एक गुलाम प्रति सेकंड की दर से बढ़ने वाले विद्युत आवेश को एम्पियर की धारा कहा जाता है। और विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, एक डीसी हो जाएगी डायरेक्ट धारा, एक हो जाएगी प्रत्यावर्ती धारा जो कि एसी के रूप में मानी जाएगी। विद्युत धारा जो धारा होती है उसकी तीव्रता को कूलम प्रति सेकंड से मापा जाता है। और विद्युत धारा को मापने के लिए गैलोमीटर, एम्पियर आदि मतलब उपकरण का यूज किया जाता है। समझ में आ गई कि विद्युत धारा क्या होती है? कि इकाई समय में किसी बंध के परिपथ में आवेश में जितनी मात्रा में प्रभावित होती है उसे विद्युत धारा कहते हैं। इसे बोलचाल की भाषा में बिजली कहा जाता है, यानी गति के रूप में ये हमेशा गति करती रहती है। इसे बिजली की भाषा में क्या बोलते हैं? इसे बिजली कहा जाता है। देखिए, इसको आई से सूचित किया जाता है, जैसे विद्युत धारा हो गई, आवेश हो गई, समय हो गया। समझ में आ गया? इसलिए ना विद्युत धारा क्या पढ़ लिया, समय क्या होता है उसके बारे में आपको बताऊंगी, विद्युत आवेश क्या होता है उसके बारे में आपको बता रही हूँ। जैसे कि विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश के रूप में इसको मतलब जाना जाए, जैसे विद्युत आवेश के अंदर पदार्थ का वह गुण होता है जो एक दूसरे को आकर्षित या फिर प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे विद्युत आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आपस में जो अपना स्थान को चेंजमेंट करते रहते हैं, उसके बारे में बात की गई है। जैसे कि दो प्रकार के होते हैं, धनावेश, ऋणावेश। धनावेश में क्या होता है फ्रेंड्स, किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो बनता है उसे धनावेश कहते हैं। ऋणावेश क्या होता है, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण जो बनता है उसे ऋणावेश कहते हैं। विद्युत आवेश का जो ऐसा ही मात्रक क्या होता है उसे होता है कुलम्ब होता है। विद्युत आवेश को जो होता है ना संरक्षित गुण होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं। जिसमें इसमें क्या होती है, मतलब कि इसमें धनात्मक गुण भी होते हैं और ऋणात्मक गुण भी इसके अंदर पाए जाते हैं। समझ में आ गया किस तरह से इसमें गुण कौन कौन से गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। और समय क्या हो जाएगा इसके अंदर, विद्युत धारा में किसी इलेक्ट्रॉन के परिपथ विद्युत आवेश का जो प्रभाव होता है उसमें जो समय लगता है वो समय होता है, जिसकी विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। और विद्युत धारा का समीकरण होता है उसमें धारा को आई से, आवेश को क्यू से और समय को टी से मापा जाता है। जैसे कि विद्युत धारा हो गई, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो बिजली का प्रवाह होता है और जो जो सर्किट से होकर जो बिजली वाली जो मात्रा होती है उसको समय कहा जाता है। जैसे विद्युत धारा जो कणों की गति किस प्रकार से होती है, विद्युत धारा के परिमाण दिशा के साथ साथ किस प्रकार से बदलती रहती है, विद्युत धारा की जो गति होती है उसमें प्रकाश की गति के बराबर किस प्रकार से होती है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को तीन भागों में कैसे बांटते हैं, विलंब मतलब कि विद्युत बल्ब क्या होता है, इलेक्ट्रिक एक्सप्रेस क्या होता है, इलेक्ट्रिक हीटर क्या होता है, परिपथ की विद्युत धारा को जो मापने की जो जिस यंत्र से मापा जाता है उसको एमीटर कहा जाता है। समझ में आ गया कि विद्युत धारा क्या होती है, समय क्या होती है और विद्युत आवेश क्या होता है, कि टी से किसको मापते हैं, क्यू से किसको मापते हैं और आई से किसको मापते हैं। आई मतलब कि विद्युत धारा, क्यू यानी विद्युत आवेश, टी यानी टाइम। समझ में आ गया? इन तीन फॉर्मूलों के ऊपर आगे हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इन तीनों फॉर्मूलों का यूज के एग्जाम के अंदर हमें करना होता है, किस टाइप से क्वेश्चन इसमें बनते रहते हैं। अब आता है इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, इसके बारे में मैंने बताया। और क्या बोलते हैं, इसका जो कूलम मीटर प्रति सेकंड इसका होता है, जो कि एक आदेश राशि जो कि एमीटर में द्वारा इसको मापा जाता है। अब पढ़ेंगे आवेश। इसके बारे में मैंने आपको अभी भी बताया कि आवेश क्या होता है। आवेश क्या होगा कि जब कोई पदार्थ अपने सामान्य व्यवहार से अलग प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि ऐसा कोई पदार्थ होता है उसका नॉर्मल व्यवहार तो कैसा होता है लेकिन उससे अलग होकर कुछ अलग ही प्रदर्शित करे, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगे, इस पदार्थ के गुण को विद्युत आवेश कहा जाता है। इसको क्यों से इसको सूचित किया जाता है, इसका मतलब ऐसा ही मात्रक सी होता है, जिससे आवेश को क्या बोलते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, यानी 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19।
क्लियर हो गया? यानी क्यू यानी कुल आवेश, एन यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ई का मतलब इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पे आवेश किस प्रकार से इसके अंदर होता है। समझ में आ गया कि आवेश किस किस प्रकार से इसके अंदर, मतलब कि कैसे कैसे पहुंचते हैं ना। विद्युत धारा एक वस्तु से एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का जो प्रभाव होता है वो किस प्रकार से इसके अंदर होता है उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि ना कि इसका जो आवेश होता है उसका जो गुण होते हैं वो उसको किस प्रकार से संरक्षित करते हैं, इसका मतलब कि ऐसा ही मात्रक क्या होता है, फिर धनावेश कब होता है, ऋणावेश कब होता है, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये दो प्रकार का होता है। जैसे कि ना अब इसमें क्या हो जाएगा, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके आवेश से मतलब जो कण आता है वो आपस में मतलब कि बल लगाते हैं, यानी दोनों आपस में मतलब कि एकदम अपना अपना बल लगा रहे हैं। जैसे कि एक तो मतलब कि ऋणावेश लगा रहा है, एक धनावेश लगा रहे हैं, जो मतलब दोनों आवेश के अंदर जो विद्युत आवेश आ जाता है ना, दोनों अपने अपने मतलब आवेश दिखा रहे हैं, तो इसको ही विद्युत आवेश कहा जाता है। समझ में आया कि आवेश क्या होता है, जो कि एक भौतिक राशि होती है, अदिश राशि होती है। आवेश को हस्तांतरण या फिर एक शरीर से दूसरे शरीर में भेजा जा सकता है। सामान्य आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन जो जो असामान्य होते हैं वो उसको आकर्षित करते हैं, यानी इसको पहचानना भी नॉर्मल होता है। हवेश का द्रव्यमान होता है वो मतलब अलग अलग होता रहता है, बार बार चेंज होता रहता है। जैसे कि अब इसके प्रकार की बात की जाए तो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो उत्पन्न होता है उसे धनावेश कहते हैं, और किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण जो उत्पन्न होता है उसे ऋणावेश कहते हैं। समझते हैं, दो प्रकार इसके होते हैं। और आवेश को मापा कैसे जाता है बताऊं तो आपको, आवेश को माप की वजह से सीधा इलेक्ट्रोमीटर से मापा जाता है। आवेश की मात्रा को अप्रत्यक्ष रूप से बैलिस्टिक गैलोमीटर से मापा जाएगा। समझ में आ गया? अब हम पढ़ेंगे कि धनावेश क्या होते हैं और ऋणावेश क्या होते हैं, जो विद्युत आवेश जो प्रकाश होते हैं वो किस किस प्रकार से होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, धनावेश में क्या हो जाएगा, जिस वस्तु पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको धनावेशित कहा, यानी पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है। धनावेश एक तरह की ऊर्जा होती है जो धनावेश वस्तु से हल्की वस्तुओं को आकर्षित करती है। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या में जो बदलाव करके जो आवेशित किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, धनावेश। इलेक्ट्रॉन को जोड़ने से ऋणात्मक आवेश आता है, लेकिन कमी से धनावेश आएगा। इलेक्ट्रॉन को हटाने से जो धनात्मक आवेश आ जाता है, और किसी जो होता है ना कि आयन के ऊपर धनावेश रहता है तो धनायन हो जाता है, लेकिन ऋणायन पर ऋणायन हो जाएगा। यानी किसी पदार्थ के अंश में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो संख्या होती है वो बराबर होगी तो उसे तटस्थ कहा जाएगा, ज्यादा हुई तो ऋणात्मक हो जाएगा और कम हुई तो धनात्मक हो जाएगा। समझ में आ गया? उसी प्रकार से नेक्स्ट आता है ऋणावेश, यानी नेगेटिव चार्ज में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जिस पदार्थ की वस्तु या इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसे ऋणात्मक आवेश कहते हैं। इसमें ये उपपरमाणिक कण होता है जो कि ऋणात्मक आवेश की वजह से होता है। तो जो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, इस आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉन को धनात्मक आवेश वाले जो प्रोटॉन होते हैं उनको आकर्षित करने का काम करते हैं। जैसे एबोनाइट की छड़ होती है जो बिल्ली की खाल से फैलाने पर कपड़े रगड़ने से आवेश एक आवेश उत्पन्न होता है, जिसको कि ऋणात्मक आवेश आ जाता है। यदि किसी पदार्थ के अंश में प्रोटॉन की तुलना में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि ऋणात्मक आवेश को मतलब अपने पास ग्रहण करने का पावश कर जाते हैं। इसलिए किसी विद्युत आवेश के दो प्रकार होते हैं, एक मतलब कि पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा। और जो होगा ऐसा ही मात्रक होगा वो क्या होगा, कुलम्ब हो जाएगा। समझ में आ गया किस किस प्रकार से इसको बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे विभवांतर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्युत विभव कैसे होता है और विभवांतर किस प्रकार से होता है। पहले पढ़ेंगे विद्युत विभव। ये क्या होता है फ्रेंड्स, एकाक धनावेश को अत्यंत विद्युत क्षेत्र में किसी अंतर के बिंदु तक ले जाने वाला जो कार्य विद्युत विभव कहते हैं, जिसे वी से सूचित किया जाता है। इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है इसे वोल्ट से मापा जाता है, जो कि एक अदिश राशि होती है जो कि वोल्ट मीटर से इसको मापा जाता है। समझ में आ गया? जैसे कि किसी बिंदु पर की इकाई से जो धनावेश को अनंत तक लाने का जितना काम करता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। इसको वी से वोल्ट से मापा जाता है। इसे विद्युत क्षेत्र विभव में गिरावट इलेक्ट्रोस्टैटिक विभव कहा जाता है। जैसे कि इसका मतलब जो जो माप होता है उसको किस प्रकार से लगेगा, डब्ल्यू का मतलब कार्य होगा, क्यू का मतलब आवेश होगा, वी का मतलब विद्युत विभव हो गया। इसके जो फॉर्मूले आपको समझिए, जो दिख रहे हैं ना आपको ये फॉर्मूले, वहां पर ये बात हो रही है कि किस किस प्रकार से, जैसे कि ना विद्युत विभव, विद्युत प्रवाह के जो पीछे जो शक्ति लगती है उसका स्तर क्या होता है, वोल्टेज जितना ज्यादा होगा बिजली का धक्का उतनी तेजी से मजबूत लगेगा। विद्युत विभव में जो वोल्टेज के रूप में मतलब कि किस प्रकार से वोल्टेज बढ़ेगी तो बढ़ेगा, घटेगी तो घटेगा, क्योंकि एक अदिश राशि के रूप में रहेगा। विद्युत का जो होता है विभव जो कार्य होता है उसे जूल आवेश कूलम्ब से मतलब कि विभाजित किया जाता है। समझ में आ गया? जैसे कि ना इसको मतलब मापा किस किस वे में जाए, कौन कौन से कार्य, कौन आवेश होगा, कौन सा विभवांतर होगा, उस तरीके से इसको बताया गया है। नेक्स्ट आता है
कि विद्युत विभव के कार्य क्या क्या हो जाएंगे, इसको मतलब कि कार्य की बात की जाए तो आपको इसे समझ सकते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी इकाई आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने का जो कार्य होता है उसे विद्युत विभव कहा जाता है, जो कि एक अदिश राशि होती है। इसका मतलब कि सूत्र क्या हो जाएगा, वी, ये वाला, ये इसका मतलब कि जो हर जगह लगने वाला जो फॉर्मूला होता है ना, ये इसका हर जगह लगने वाला फॉर्मूला हो जाएगा। इसकी जो विमा वाली किस किस प्रकार से हो जाएगी, Ml2T-3A-1, तो इसका मतलब कि एक विमा हो जाएगी। किसी बिंदु की जो आवेश होता है उसकी जो मात्रा किस प्रकार से होती है, विद्युत किसी परीक्षण में जो धनावेश होता है उसको अनंत तक किस प्रकार से, मतलब किस प्रकार के कार्य या फिर परीक्षण से उसका जो अनुपात होता है उसको बराबर किया जाता है। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु को आवेश को किस प्रकार से उसको मतलब की मात्रा को बढ़ाया जाता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट आता है विभवांतर, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। विभवांतर क्या होता है, किसी धारावाही विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच में एकांक धनावेश से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो ले जाया जाता है उसको विभवांतर कहते हैं। जैसे कि इन्हीं दो बिंदुओं के बीच में जो विभव के जो अंतर उत्पन्न होता है उसे विभवांतर कहते हैं। इसे वोल्ट मीटर मापी से मापा जाता है, और विभवांतर को वोल्ट से भी मापा जाता है। यानी किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर होता है। एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए जो किया गया कार्य होता है, जो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उसे मापा जाता है। समझ में आ गया। यानी दो आवेशित चालकों में या विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत दो बिंदुओं में जो वैद्युत विभव का जो अंतर होता है उसको इस प्रकार से कहा जाता है। जैसे कि किसी विद्युत क्षेत्र का एक कूलाम परीक्षण हो गया, उसमें आवेश का जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने का जो त्वरण लगता है उसमें जो कितना कार्य करना पड़ा है उसका मान उन बिंदुओं के बीच में जो किस प्रकार का विभवांतर होता है उसके बारे में इसमें बताया। जैसे कि विभवांतर को V से किया गया कार्य को W से, आवेश को Q से, यानी V बराबर W1Q। इसका जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस प्रकार से इसको बताया गया है। जैसे मात्रक ऐसा ही मात्रक भी वोल्ट ही होते हैं, दोनों को जैसे मात्रक वोल्ट ही होगा। अब आता है नेक्स्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, विद्युत परिपथ आरेख। यानी इसको समझ लेना, अपने विद्युत धारा को समझ लीजिए। जैसे कि जिस रास्ते से होकर विद्युत धारा जो प्रवाह करती है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। समझ में आ गया। यानी कोई भी रास्ते से होकर जहाँ विद्युत धारा प्रवाह कर रही है उसे विद्युत परिपथ कहा जाता है। यानी एक बंद, ये जो पूरा दिख रहा है आपको, एक ये बंद लूप रहता है, इसके अंदर विद्युत परिपथ जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसे होता है, बिजली कैसे बनती है, विद्युत परिपथ जो तार, बैटरी, स्विच, प्रवाहित धारा किस प्रकार से, यानी कैसे कैसे घटक इसमें शामिल करके इसको चलाया जाएगा, इसके बारे में इसमें बात की गई। जैसे कि ना, जैसे कि तारों के लिए ठोस रेखाओं का इस्तेमाल किया गया है। आरे के जो तार बनते हैं ना उसको अलग अलग घटकों से, मतलब अलग अलग, मतलब उसमें इसको साझा किया गया है। जैसे कि बात कर रहे हैं ना आपको, जैसे देखो इसका मतलब कि काफी इसके बेनिफिट भी काफी होंगे। जैसे कि विद्युत परिपथ के इस्तेमाल से जो तार होते हैं ना, मतलब किस प्रकार से हम उसका यूज करके, मतलब कि कौन कौन से तार कहाँ पे लगाने हैं इसके बारे में से बताए जाएंगे। तार के रास्ते अलग अलग बनेंगे तो जो जो घटक होते हैं उनके प्रतीक को भी अलग तरह से प्रेजेंट किया जाएगा। और जो विद्युत परिपथ होते हैं इसमें जो इस्तेमाल करने वाले जो घटक होते हैं उसको मतलब कि हम अलग तरह से मतलब पहचान भी सकते हैं। अब क्या क्या इसमें हो जाएगा कि परिपथ का डिजाइन को मतलब समझने में हेल्प करेगी, सिमुलेशन करने में हेल्प मिलेगी, जैसे कि ना जो पीबीएस का लेआउट होता है उसको बनाने में हेल्प मिलेगी। जो उपकरण होते हैं ना उसको मतलब कुछ गलत हो गया तो उसको सुधार करने में भी इसमें हेल्प होगी। समझ में आएगी किस किस प्रकार से इसमें हेल्प करेगी। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बताऊं तो विद्युत परिपथ में जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वो इसमें इंपॉर्टेंट होता है। जो तार, बैटरी, स्विच, धारा प्रवाह होती है वो इसके लिए इम्पोर्टेंट होती है। इसके मतलब कि दो मुख्य प्रकार होते हैं, एक तो श्रृंखला हो जाएगी, एक हो समांतर परिपथ हो जाएगा। समझ में आएगी कौन कौन से इसके अंदर। जैसे कि इसमें एमीटर का यूज कहाँ किया गया है, ये कर रखा, बैटरी यहाँ लगाई गई है, आर से किसको प्रेजेंट किया जा करते हैं, बताइए आप। विद्युत धारा को इसमें वोल्ट होगा, इसमें जो ये इसकी कुंजी हो जाएगी, यानी ये इसका स्विच हो जाएगा। यानी जो ये दिख रहा है ना आपको, ये प्रोसीजर जो आई से इसका विद्युत धारा इसका कैसे कैसे प्रवाह कर रही है, यानी जो आ रही है इसका प्रतिरोध हो जाएगा। यानी किस प्रकार से इसके अंदर मतलब जो करंट होता है ना, मतलब इलेक्ट्रिक किस प्रकार से धारा इसमें प्रवाह हो रहा है। उसके बाद ये देखो, जो प्लस को रहा है यहाँ पे धनायन का दिखा रखा है, जो माइनस है ये ऋणायन का दिखा रखा है। जैसे कि मैं आपको एमीटर, इसमें क्या हो जाएगा, एक मापने वाला उपकरण होगा जिसमें विद्युत परिपथ होते हैं, बहने वाली जो धारा होती है उसको मापा जाएगा, जिसे एमीटर या फिर मीटर कहा जाए। जैसे कि प्रत्यक्ष या फिर प्रत्यावर्त धारा को इसमें मापा जाएगा। एमीटर में जो सर्किट होते हैं उसमें जो श्रृंखला होती है वो अलग अलग तरह से उसको जोड़ा जाएगा।
एमीटर आमतौर पर इसमें कम प्रतिरोध वाले होते हैं, लेकिन एमीटर की जो संवेदनशीलता होती है, उसको मापने जो योग्य धारा होती है उसके ऊपर इसको निर्भर किया गया है। और जितनी ज्यादा संवेदनशील एमीटर होगा उससे छोटी धारा में इसको मापा जाएगा। और बहुत कम धारा वाले होते हैं जो मापने में जो कि मिलीमीटर माइक्रोमीटर होती है, वो भी हम इसके अंदर माप सकते हैं। ये इसकी मतलब अच्छी बात बताई गई है कि एमीटर से मापा गया मान गेज या फिर डिजिटल डिस्प्ले के ऊपर भी दिखाया जा सकता है। और एमीटर में जो हम मान माप गए थे उसे विद्युत परिपथ परिचालन स्थिति सुरक्षा मतलब कि प्रदर्शन के रूप में भी इसका यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? एमीटर को ऐसे मतलब कि प्रेजेंट किया जाता है। समझ में आ गया कि सारे डाउट आपको क्लियर करती है कि किस किस प्रकार से क्या क्या होता है। अब नेक्स्ट आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जैसे कि ना क्या होता है, किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर में जो मापने यंत्र होते हैं उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। दिख रहा है ना आपको, ये वोल्ट मीटर रहा। अब इसमें क्या होता है, यह एक मापने वाला यंत्र होता है जिसमें किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर होता है उसको मापा जाता है, जिसे वोल्ट माप कहते हैं। जैसे वोल्टेज हो गया, विभवांतर हो गया, जो कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का जो इस मतलब कि जो स्थानांतर की दर होती है उसको मापा जाए, जिसके ना एनालॉग वोल्ट मीटर में एक सुई स्केल के जरिए वोल्टेज को मापा जाएगा। डिजिटल में कैसे होगा, संख्या के जरिए मापा जाएगा। पॉसिबल वोल्ट मीटर में हल्का या फिर बैटरी चलने के हिसाब से मापा जाएगा। पैनल के अंदर औद्योगिक अनुप्रयोग के जरिए से मापा जाएगा। कॉम्प्लेक्स के अंदर छोटा या फिर आकार के मतलब वोल्ट मीटर के माना जाएगा। यानी जो वोल्ट मीटर अलग अलग प्रकार से बताएं, जिसके ना वोल्ट मीटर का इस्तेमाल क्यों होता है। विद्युत परिपथ या फिर इलेक्ट्रॉन उपकरण के जो वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज होता है, या फिर सर्किट के जो है प्रदर्शन की जो निगरानी करने के लिए कि ना कि मतलब कि एकदम से मतलब ज्यादा लाइट आ गई तो मतलब सब ब्लास्ट हो जाए, तो उसको मतलब कि कंट्रोल में लाने के लिए वोल्ट मीटर का यूज किया, जैसे कि समस्याओं का निवारण के लिए वोल्ट मीटर का यूज किया जाएगा। जैसे कि वोल्टेज जो स्तर होते हैं उसको मतलब कि हम कंट्रोल में रख सकते हैं, के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। जिसकी की जो स्टार्टिंग कब की गई थी, 1819 के अंदर वोल्ट मीटर को खोजा गया था। समझ में आ गया? अब हम पढ़ेंगे सेल, यानी विद्युत परिपथ में सेल किसके काम आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल एक ऐसी युक्ति होती है फ्रेंड्स जिसमें अंदर किसी से संचित रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके किसी चालक के दो सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न होता है और आवेश की गति आती है जो उसमें विद्युत धारा प्रभावित करती है। जैसे आप समझ सकते हैं कि विद्युत परिपथ की शक्ति देने वाला जो उपकरण होता है उसे सेल कहा जाता है, जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जो कि विद्युत सेल या फिर बैटरी भी इसको कहा जाता है। समझ में आ गया कि विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक तो मतलब कि प्लस हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, जो कि देखा ना बैटरी इसके सेल होते हैं। जैसे कि माइनस में क्या हो जाएगा, इसमें जो इस टर्मिनल के इलेक्ट्रॉन निकलने का काम करेंगे, और प्लस में क्या हो जाएगा, इसमें मतलब जोड़ने का काम करेगा, यानी ये तो निकालेगा ही करेगा। जो इस प्रक्रिया में जो विद्युत धारा बनेगी वो मतलब कि आगे मतलब कि है ना आगे आगे बढ़ती चली जाएगी। नहीं, दो या फिर दो से ज्यादा सेल से मिलकर बैटरी बनती है। और बैटरी दो तरह की होगी, एक प्राथमिक एक द्वितीयक हो जाएगी। प्राथमिक बैटरी को हम एक बार यूज करके खत्म हो जाते हैं, लेकिन द्वितीयक बैटरी को हम बार बार यूज कर सकते हैं, इसलिए हमें दूसरी बैटरी को यूज करना चाहिए, क्योंकि एक बार यूज करने से तो फर्स्ट वाले तो खराब हो जाती है। समझ में आ गया? अब पढ़ेंगे विद्युत कुंजी। दिखा ना कोई, ये छोटी सी दिख रही, छोटी सी ये वाली, ये होती है कुंजी। कुंजी के बारे में आपको अभी बता रही, कुंजी क्या होती है। कुंजी यानी स्विच से समझ सकते हैं। विद्युत परिपथ को चालू या फिर बंद करने के लिए इसे स्विच करें कुंजी कहा जाता है। कुंजी या फिर स्विच की हेल्प से हम मतलब कि इसको मतलब कि हम मतलब कि माप सकते, तोड़ सकते हैं। स्विच से हम करंट को चालू या फिर बंद कर सकते हैं। आपको पता है कि स्विच क्या काम आता है, यानी ऑन ऑफ करने के तो काम आता ही आता है। तो मतलब कि बिजली के प्रवाह को हम बंद बंद करना है, चालू करना है, कंट्रोल में रखने का काम जो काम होता है वो स्विच का ही होता है। यानी स्विच सर्किट से कहीं पर भी उपस्थित होता है, कहीं पर भी हम इसको लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन है ना, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, यानी बैटरी या फिर सेल या फिर लोड कंडक्टर एमीटर वोल्ट मीटर प्रतिरोध धारा को सबको जो कंट्रोल करने का काम कौन स्विच का ही होता है। यानी स्विच में अगर हम ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, और ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, जो कि इसकी कुंजी का काम करेगा। नेक्स्ट, अब आता है धारा नियंत्रक। अब धारा नियंत्रक क्या होता है फ्रेंड्स, एक परिवर्तनशील प्रतिरोध होता है जो कि किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध से बदलकर विद्युत धारा को नियंत्रित करने का काम करेगा। इसे रियोस्टेट भी कहा जाता है, यानी धारा को इस्तेमाल करके परिपथ धारा में प्रवाह को कम करके या फिर बढ़ाया जाना वाला ही धारा नियंत्रक होता है। जैसे कहते हैं ना कि धारा को कंट्रोल करना है, जो बिजली का नियंत्रण जो है ना उपकरण होते हैं उसका यूज किस प्रकार से करना है, इस्तेमाल जो प्रकाश जो तीव्रता होती है उसको कंट्रोल कैसे करें, जैसे मोटर्स हीटर्स ओवन आदि इन गति को तेज धीमा किस प्रकार से करते हैं। यानी
इसकी ट्यूनिंग में जो है ना, इसकी किस प्रकार की ट्यूनिंग हो, परिपथ में जो किस प्रकार का मतलब कि इसमें है ना वोल्ट मीटर यूज किया जाएगा, जो धारा को मतलब कि किस प्रकार से में अवरोध उत्पन्न किया जाए, जो बिना किसी रुकावट के एक ही परिपथ में प्रतिरोध को अलग अलग सक्षम से इसको यूज कर सके। समझ में आ गया किस प्रकार से बताया गया। अब बताएंगे ताप प्रतिरोध। इसमें प्रतिरोध यानी तार संधि, पहले आता है तार संधि, फिर आएगा प्रतिरोध। तार संधि क्या होती है फ्रेंड्स, दो या दो से अधिक ज्यादा तारों को जोड़ने के लिए तार संधि का यूज किया जाता है। समझ में आ गया। यानी किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि को मिलने से क्या हो जाएगा, इसमें दो या फिर दो से अधिक तारों को आपस में जोड़ सकते हैं, इसको तार संधि कहते हैं। जैसे कि किरचॉफ नियम के मुताबिक होता है कि परिपथ में किसी बिंदु में आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग के बराबर होता है। जैसे विद्युत धारा जो परिपथ होती है इसका फ्यूज किस प्रकार से लगाते हैं ना, उसी बारे में बताया गया है। जैसे कि ना फ्यूज एक तार पतला होता है, जैसे कि एक पतला होगा एक मोटा होगा। जैसे कि विद्युत धारा हो तो सामान्य मतलब कि कभी ज्यादा हो रही है, कभी मतलब कि तार मतलब कि पिघल रहा है, टूट रहा है, तो इसे होता है कि ये सब किस पे होता है, वो तार संधि के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी तार जो है कि फ्यूज तार पिघलने का फिर टूट जाने का विद्युत जो प्रवाह होता है वो रुक जाएगा, जो उपकरण हमने यूज कर रखे हैं वो सब मतलब टूट फूट जाएंगे। तो मतलब जो तार कुंजी होती है वो भी इसमें इंपॉर्टेंट होती है। अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोध, जो कि मोस्ट ही इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में जो प्रतिरोध होता है विद्युत धारा के जो प्रवाह का विरोध करने में मापा जाता है। इसे ओम के नियम से इसको मापा जाता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि ओम का नियम क्या होता है। जैसे कि ना ये ना प्रतिरोध में किसी चालक का वह गुण होता है जो कि आर पार आवेशों का प्रवाह को प्रतिरोध करता है। जैसे कि ना किसी चालक के जो सिर होते हैं उनके बीच में विभवांतर कैसे होगा, चालक का प्रतिरोध अनुपात कैसे होगा, इसे आर से इसको प्रति मतलब कि प्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि प्रतिरोधक है कि एक विद्युत अपघटन उसका उपयोग सर्किट में या कुंजी में स्विच में हर तरीके से इसको मतलब कंट्रोल में इसका यूज किया जाएगा। इसके बारे में बताऊं, जैसे बल्ब होता है उसमें विद्युत धारा के माध्यम से बहती है, जो कि बल्ब मतलब कि एक फिलामेंट होता है जो उसे गर्म करते हैं, जिससे लाइट ऑन हो जाती है। जैसे कि एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है जिसमें विद्युत धारा की एक कुंडली होती है, कुंडली का जो माध्यम में जो बहती है जिससे चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। जैसे कि एक कंप्यूटर होता है उसमें विद्युत धारा का जो सर्किट बोर्ड के माध्यम से बहती हुई मतलब उसमें पास पहुंचती है, उसे मतलब कि चार्ज कर देती है, तब जाके हम उसका यूज कर सकते हैं। यानी हर चीज के अंदर लाइट बहुत ही जरूरी होती है। यानी बिना लाइट के ये सब चीजें यूज करने लायक बनती ही नहीं है। हर चीज में प्रतिरोध होना बहुत जरूरी होता है। अब हम पढ़ेंगे ओम का नियम, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ओम लॉ। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, पहले सुनिए, किसी चालक के सिरों के बीच में जो विभवांतर होता है उसे जो बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अगर चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि लंबाई तापमान नियत होते ही संभव होता है कि वह ओम का नियम पर ही काम कर रहे हैं। समझ में आया। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि लंबाई मोटाई तापमान ईटीसी परिवर्तन न हो, उसी मतलब धारा में वो प्रभावित हो रही है, जैसे स्टार्ट हुई थी तो जिसके समानुपाती होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ओम का नियम इसमें लागू हो जाएगा। यदि चालक के सिरों पर लगाया गया वोल्ट मीटर प्रभावित होने वाली विद्युत धारा यानी आई के बराबर हो, तो उसे यहाँ पर विभवांतर को वोल्ट से, आई को विद्युत धारा से, आर को नियतांक से यानी मापा जाएगा। है ना आपको इसके अंदर, यानी ये इसका मतलब कि वोल्ट मीटर हो जाएगा, ये प्रतिरोध हो जाएगी, एमीटर हो जाएगी, इसकी बैटरी है, इसकी कुंजी। यानी एमीटर के ऊपर भी प्लस माइनस का दिखाया गया है और वोल्ट मीटर भी प्लस माइनस, यानी इसकी जो लंबाई चौड़ाई मोटाई तापमान है तो इसमें कोई चेंजमेंट ना हो, तो इसके अंदर ये होता है कि इसका जो मतलब कि जो है ना कि जो जो ढाल है, जो प्रतिरोध है, वो एक ही धारा में प्रवाह हो रहा है, जिसमें कि ओम का नियम इसके अंदर लागू हो रहा है। जैसे कि ना ओम का नियम जॉर्ज साइन ओम ने खोजा। जैसे कि ओम का सूत्र क्या होता था, वी मतलब आर आई। समझ में आ गया। यानी इसमें वी का मतलब क्या होता है, चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर। आई का मतलब क्या होता है, चालक में बहने वाली धारा। आर का मतलब होता है चालक का प्रतिरोध। प्रतिरोध की इकाई को ओम से मतलब कि मापा जाएगा, और ओम की छोटी इकाई को माइक्रो ओम या फिर मिली ओम भी कहा जाता है, और ओम की बड़ी इकाई को किलो ओम या फिर मेगा ओम कहा जाता है। ये आप पूछते हैं कि छोटी इकाई को क्या कहते हैं, बड़ी इकाई को क्या होता है। जैसे कि ओम का नियम का उपयोग क्या होता है, तो ओम का नियम का इस्तेमाल किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाएगा। कि जैसे कि किसी चालक के जो प्रतिरोध होता है उसका मतलब कि हम किस प्रकार से हम उसका मतलब कि कैसे पता लगाएं, तो ओम का नियम से हम उसका पता लगा सकते हैं कि उसका जो मतलब कि किस प्रकार से कौन सी विद्युत धारा के ऊपर वो चालक गति कर रहा है। नेक्स्ट आएगा परिपथ बैटरी या धारा नियंत्रण या एमीटर की जो श्रेणी क्रम होता है, इसमें वोल्ट मीटर का
पार्श्वक्रम में जोड़कर स्विच को ऑन ऑफ करते हैं, इसमें विद्युत धारा का प्रभावित होने लगती है। देखिए विद्युत मतलब धारा प्रभावित होती है जो कि एमीटर से, विभवांतर या फिर वोल्ट मीटर से पढ़कर किया जाता है, कि इसका जो मान होता है उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। अब धारा नियंत्रक द्वारा प्रतिरोध का जो मान होता है वो बदल कर इसको मतलब कि बार बार बदलता रहता है। इसका प्रयोग मतलब कि हम बार बार दोहराते रहेंगे जब तक हमें सही मतलब कि आंसर ना मिल जाए, तब तक हम इसको बार 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 मतलब कि यूज कर करके इसको आंसर मतलब कि ढूंढते रहेंगे, जिसका जो मान होगा नियतांक जब तक ना हो जाए। अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोध। ये प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है फ्रेंड्स? तो नियतांक का बताऊं, अभी मैंने आपको नियतांक पढ़ाया कि नियतांक का मतलब क्या हो जाएगा, वह राशि जो हमेशा एक जैसी बनी रहे, बदले ना। समझ में आ गए? यानी जब तक हमें उसका आंसर है मतलब बार बार बदल बदल के आ रहा है, जब तक हमें एक फिक्स राशि नहीं मिल जाती जो कि बार बार बदले ना, तो समझ सकते हैं वो उसका नियतांक हो जाए। नहीं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ सब में नियतांक का एक ही मतलब होता है कि ऐसी जो बार बार बदले ना। जैसे प्रकाश का वेग हो गया, इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, बर्फ का पिघलने का तापमान, निर्वात का नियतांक, प्लांक नियतांक, जितने भी नियंत्रण अब तक दिए गए हैं उन सब में यही मतलब बताया गया है कि जिसका मतलब कि जो आंसर होता है वो बदले ना, एक फिक्स धारा में मतलब वो गति करता रहे। अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोध। क्या होता है प्रतिरोध फ्रेंड्स? किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा को मार्ग से रुकावट डालते हुए प्रतिरोध कहते हैं, जिसे आर से सूचित किया जाता है। इसको मतलब कि इसका एसआई मात्रा क्या होता है, ओम के नियम से इसको प्रेजेंट किया जाता है। समझ में आ गया? जैसे कि किसी पदार्थ की विद्युत धारा को का विरोध करना ही प्रतिरोध को मापने वाले जो को कहा जाता है। किसी जो विद्युत धारा होती है उसको प्रभाव को मतलब जो किस प्रकार कौन सा मतलब विरोध उत्पन्न करना, यानी किस प्रकार जो विरोध हो रहा है ना उसको उत्पन्न करना ही इसका बारे में बताया गया है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि प्रतिरोध किसी पदार्थ का एक गुण होता है, जैसे कि किसी पदार्थ का तापक्रम पर निर्भर करेगा, पदार्थ की चालकता के मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, किसी पदार्थ के आर पार जो आवेश होते हैं उसका प्रवाह किस प्रकार से होगा, किसी पदार्थ के सिरों के बीच में जो वोल्टेज होती है उसका प्रवाह किस प्रकार पे होगा उसके बाद निर्धारित करेगा, किसी पदार्थ के माध्यम से जो मतलब कि जो स्थानांतरित होता है वो कैसे होगा उसके बारे में बताया गया है, और किसी चालक द्वारा मार्ग से जो उत्पन्न जो रुकावट उत्पन्न होती है उसके बारे में इसमें बताया गया है। समझ में आ गया? जैसे कि प्रतिरोध हो गया, विद्युत परिपथ के जो घटक होते हैं, जैसे कि प्रतिरोध की विद्युत धारा के जो प्रभाव होते हैं तो वो मतलब कि एक दिशा से दूसरी दिशा में किस प्रकार से मतलब कि रोक सकते हैं उनको, मतलब कि रोकने में सक्षम किस प्रकार से होती है। जैसे कि ना प्रतिरोध हो गया विद्युत वोल्टेज के साथ साथ मतलब कि चालक पदार्थ के मतलब कि प्रभावित धारा के किस बात पर निर्भर करती है, उन सब के बारे में इसमें बताया गया है। समझ में आ गया? जैसे कि इसमें मतलब कि क्या क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि ना देखो ये रेडियो माइक्रो और ये जो किरणें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, जो जो विद्युत चुम्बकीय तरंग किस प्रकार से इसमें मतलब कि गति कर रहे हैं, इन सब के बारे में इसको हम आगे आपको बताएंगे। जैसे कि नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा क्या आएगा, विद्युत धारा या फिर चुंबकीय प्रभाव, जिसके हमारे में अभी लग ये जो पिक है ना इसके बारे में आगे बताएंगे। जैसे कि ना रेडियो तरंगे क्या हो जाएगी, माइक्रोवेव क्या हो जाएगी, दृश्य परागण तरंगे, कौन कौन से तरंगों का यूज कहाँ होगा, उन सब के बारे में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। आई होप कि आप सबको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दें। इसके साथ ही फ्रेंड्स जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इन सब की ई बुक भी बनाई गई है, जो आपको इसी वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इनका लिंक मिलेगा, वहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कुछ डाउट होता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, डाउट मतलब पूछ सकते हैं, डेमो क्लास ले सकते हैं, लेकिन आपको किस टॉपिक के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से पढ़ना होता है, कौन से सब्जेक्ट की लेनी होती है, कि क्या क्या इसमें दिया गया है। जैसे कि आपने डिफेंस, रेलवे, यानी ऐसे किस इंडिया के अंदर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें उन सब के बेस्ट ई बुक इसके अंदर रेडी की गई है, तो आप इनको परचेज जरूर करें। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा फ्रेंड्स, विद्युत चुंबकीय धारा का जो मतलब कि जो इस प्रकार जो प्रभाव किस प्रकार से होते हैं, चुंबक क्या होता है, यानी कौन कौन से मतलब कि जैसे कि एन एस होता है, इसके जो किस किस प्रकार से कैसे कैसे पार्ट होते हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। यानी इसका पदार्थ कैसे बनता है, यानी कौन कौन से इसके जो पार्ट होते हैं उन सब के बारे में जानेंगे। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।